Hello student, this is Pankaj Dhaman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start a very important topic of the law of tort, that is what is strict liability and absolute liability. देखिए, मैं आपसे पूछूं कि कब किसी पर्सन को लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, लाइबल बनाया जाता है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर आपने देखा कि जब आप किसी को लीगल इंजरी प्रोवाइड कराते हैं, किसी को इंजरी करते हैं, उसका लीगल लॉस आप करते हैं, तो फिर आपकी वहाँ पे लाइबिलिटी बनती है कॉम्पनसेशन देने की। लेकिन आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपको डैमेज हुआ, साथ में सेकंड पर्सन की वहाँ पे नेग्लिजेंसी थी, लापरवाही थी। और अब आप ये सोच के देखिए कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि दूसरे पर्सन की कोई भी लापरवाही नहीं थी, वहाँ पे उसकी नेग्लिजेंसी नहीं थी, स्टिल वो वहाँ पे लाइबल बनाया गया फॉर पेइंग द कॉम्पनसेशन टू द अदर पार्टी, टू द सफरर पार्टी। यस, यहाँ पे ऐसा हुआ है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो है इंग्लैंड की कोर्ट से आई थी, जिससे जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट जो है इंडिया में भी आया, और बाद में यहाँ पे फिर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट भी यहाँ पे आया। देखिए, नॉर्मल केसेस मैंने आपको बता दिया कि अगर लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर किसी पर्सन को लाइबल ठहराना है, अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, आपको कोई लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे डैमेज हुआ और उस पर्सन की लापरवाही वहाँ पे थी, नेग्लिजेंसी वहाँ पे थी। लेकिन बड़े सारे केसेस में नेग्लिजेंसी को प्रूव करना जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। हो सकता है कि वहाँ पे उस पर्सन की नेग्लिजेंसी ना हो, स्टिल उसको जो है वहाँ पे लाइबल बनाया जाता है। दैट इज़ द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक केस देखना पड़ेगा वहाँ पे। उसको हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि लाइबिलिटी टू टाइप्स की होती है। एक कॉमन लाइबिलिटी होती है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो कॉमन लाइबिलिटी में तो आपको डैमेज और नेग्लिजेंस प्रूव करनी पड़ती है, लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आपको नेग्लिजेंसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको नुकसान बताना होता है और आप वहाँ पे लाइबल हो, आप जो है वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं फॉर गेटिंग कॉम्पनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी। तो यहाँ पे जो है ये कंसेप्ट जो है बहुत पुराना है, और इंग्लैंड से ये शुरुआत हुई, वहाँ पे ये कंसेप्ट आया। देखिए, सूट ऑफ डैमेज कैन नॉट बी फाइल्ड विदाउट प्रूविंग द नेग्लिजेंस। लॉ ऑफ टॉर्ट में आप सूट फाइल नहीं कर सकते जब तक वहाँ पे आप प्रूव नहीं कर देते डिफेंडेड की नेग्लिजेंस। आई होप प्लेंटिव और डिफेंडेड आपको पता हो गया। प्लेंटिव जो कोर्ट में के सूट फाइल करता है, डिफेंडेड जो उस सूट को डिफेंड करता है कोर्ट में, दैट इज कॉल्ड डिफेंडेड। बट देर आर सम केसेस, वहाँ पे कुछ ऐसे केसेस होते हैं इन विच द डैमेज इज कॉज टू द प्लेंटिव बट इट इज़ वेरी हार्ड टू प्रूव द डिफेंडेड नेग्लिजेंस। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि डैमेज वहाँ पे प्लेंटिव को तो होता है, लेकिन डिफेंडेड का जो नेग्लिजेंस होती है, लापरवाही होती है, उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इन ऐसे केसेस में जहाँ पे स्टिल डिफेंडेड को लाइबल बनाया जाता है, दैट इज़ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का डॉक्ट्रिन यहाँ पे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ कि ये रेलैंड वर्सी फ्लेचर का केस था, कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस, एक लैंडमार्क जजमेंट जो थी इंग्लैंड की कोर्ट से आई थी रेलैंड वर्सी फ्लेचर के केस में। वहीं से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो एक डॉक्ट्रिन था वो जो है अप्लाई किया जाता है, और आज तक ये अप्लाई होता है। हाँ, इसका अब न्यू वर्जन जहाँ पे आ गया, दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या था इस केस में। यहाँ पे जो फ्लेचर है, एक ऑनर है वो कोल माइन का, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे रेलैंड है जो कि एक ऑनर है मिल का। ठीक है जी। तो फ्लेचर यहाँ पे कोल माइन का ऑनर है, और यहाँ पे जो रेलैंड है वो एक मिल का ऑनर है। तो मिल जगह चलानी है तो वहाँ पे उसको जो है वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपनी ज़मीन पे एक रिजर्वर, एक पानी का जो है रिजर्वायर वहाँ पे बनाता है। एक पानी का जो स्रोत जो है, रिजर्वायर बोलते हैं उसको, वो वहाँ पे बनाता है ताकि उसकी मिल को वाटर की सप्लाई हो सके। और इसके लिए उसने क्या किया कि कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट की अपॉइंटमेंट की, उसने उसको एम्प्लॉयड किया, और वहाँ पे उन्होंने जो है एक रिजर्वायर बनाने की शुरुआत वहाँ पे कर दी, ताकि रेलैंड को जो है उसकी मिल के लिए प्रॉपर पानी मिल सके। तो जब वो वहाँ पे एक्सकेवेटिंग सोल कर रहे थे, मिट्टी निकाल रहे थे वहाँ से, तो उनको वहाँ पे कुछ डिसयूज शाफ्ट मिली, कुछ छेद मिले, जो कि कहीं ना कहीं किसी जगह से होके जाते थे। मतलब खड्डे के बीच में कुछ ऐसे होल मिले, और वो जो है थोड़े थोड़े मिट्टी से ढके हुए थे, और कॉन्ट्रैक्टर ने उन पे ध्यान नहीं दिया और उनको जो है अर्थ रबिश के साथ ही दबा दिया।
बाद में क्या हुआ, जब उस पर पानी भरा गया तो पानी जो है उसका प्रेशर जो है वो शाफ्ट जो थी जिसमें मिट्टी भरी गई थी, वो शाफ्ट जो है उसका पानी का जो वॉल्यूम था उसको झेल नहीं सकी, और वहाँ पे क्या हुआ, जो पूरा रिजर्वायर था वो ब्रस्ट हो गया वहाँ पे, और शाफ्ट से पानी जो है डाउनवर्ड चला गया और सीधा जो है वहाँ पे जो फ्लेचर की कोल माइन है वहाँ पे घुस गया, और कोल माइन में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ क्योंकि कोल माइन में पानी ही पानी वहाँ पे हो गया। तो जो रेलैंड ने वहाँ पे एक रिजर्वायर बनाया था, ड्यू टू शाफ्ट, जो नीचे शाफ्ट थी वहाँ से पानी घुसते हुए जो है सीधा जो है फ्लेचर की कोल माइन में घुस गया, और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हुआ कि यहाँ पे तो अब जो रेलैंड है उसकी कोई गलती नहीं है। फर्स्ट उसने जो है वहाँ पे अपने पर्पस के लिए एक रिजर्वायर बनाया, अपनी ही ज़मीन पे बनाया, और उसके बाद जो है वहाँ पे पानी भरा, और अनफॉर्चुनेटली जो है वहाँ पे शाफ्ट निकले और वो जो है पानी सीधा कोल माइन में घुस गया। तो अब यहाँ पे केस क्या होना कि क्या यहाँ पे लाइबल है, क्योंकि फ्लेचर ने वहाँ पे रेलैंड के अगेंस्ट जो है केस फाइल किया। तो यहाँ पे बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट जो है इंग्लैंड की कोर्ट ने दी, और उन्होंने ये बोला, यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स उन्होंने अडॉप्ट किए। सीधा मैं आप प्रिंसिपल पे ले जाता हूँ कि 3 कंडीशंस उन्होंने क्या बताई और किसके बेसिस पे वहाँ पे जो उन्होंने फ्लेचर को जो है कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराया। सबसे पहली बात, टू ब्रिंग और कीप सच ऑब्जेक्ट बाय अ पर्सन एट हिज ओन लैंड बाय एस्केप ऑफ विच अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसचीफ। अगर आप अपनी ज़मीन पे, अपनी लैंड पे कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आते हैं जिसकी संभावना है कि उसका एस्केप हो सकता है, वो बाहर जा सकती है और वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो पहले वाले के रेलैंड ने ऐसा ही किया, अपनी ही ज़मीन पे जो है एक वहाँ पे जो एक्सिवेटिंग सॉइल की और वहाँ पे एक खड्डा खोदा ताकि रिजर्वायर बनाया जा सके। सेकंड, एस्केप ऑफ सच ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लैंड। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि वहाँ पे जो है उसका एस्केप हो गया, वो जो वहाँ पे रिजर्वायर बनाया था उसका पानी जो है उसकी ज़मीन में ना रुक के दूसरी की ज़मीन में चला गया। तीसरा, नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ द लैंड, और आपने लैंड का जो है नॉन नेचुरल यूज़, अगर वहाँ पे एक नेचुरल रिजर्वायर होता और वहाँ से आप पानी ले रहे होते तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन आपने यहाँ पे नॉन नेचुरल यूज़ खुद से खड्डा बना के वहाँ पे किया। और इन्हीं 3 कंडीशन जो है वहाँ पे कोर्ट ने इन तीनों कंडीशन को आधार बनाते हुए, बेस बनाते हुए वहाँ पे फ्लेचर को जो है एलिजिबल बनाया फॉर द कंपनसेशन। क्योंकि यहाँ पे रेलैंड ने एक तो वहाँ पे एक ऐसी चीज़ अपने ज़मीन में रखी जिसका एस्केप हो जा सकती थी और वो खतरनाक चीज़ थी और जिससे किसी को नुकसान होता है, उसका सेकंड वहाँ पे एस्केप हुआ और नॉन नेचुरल यूज़ वो वहाँ पे हुआ। इस बेसिस पे जहाँ पे जो है रेलैंड को जो है रिस्पॉन्सिबल बनाया गया फॉर पेइंग कॉम्पनसेशन टू द फ्लेचर। अब इसमें जो है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हालांकि जो रेलैंड था उसकी गलती कोई नहीं थी, वो इंटेंशनली कुछ नहीं चाहता था, उसकी लापरवाही भी वहाँ पे नहीं थी, और जो भी गलती हुई वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था तो उसकी लापरवाही वहाँ पे नहीं हुई, और वहाँ पे ऐसा जो है लापरवाही वहाँ पे उसके बावजूद ही उसको वहाँ पे क्या बनाया गया, लाइबल वहाँ पे बनाया गया। तो आपने देखा कि एक कॉमन लाइबिलिटी होती है, एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। कॉमन लाइबिलिटी में आपको नेग्लिजेंस प्रूव करनी पड़ती है, लेकिन रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केसेस में अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे रेलैंड की कोई भी नेग्लिजेंसी नहीं थी। वो अपनी मिल के लिए अपनी ही बाउंड्री पे एक जो था वहाँ पे वो एक रिजर्वायर बना रहा था, उसमें ब्रस्ट हुआ, पानी जो है दूसरी साइड जो मिल थी वहाँ पे चला गया, तो उसका कोई फॉल्ट वहाँ पे नहीं था। स्टिल उसको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी उसको वहाँ पे लाइबल बनाया गया। तो ये है आपके पास जो है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केसेस से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आई। अब ये तीनों पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट, जो यहाँ पे गलत लिखा होगा ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगा, ये आप देख लेना यहाँ पे। अब जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है इसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। इट मीन्स कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे भी कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कि अगर ऐसा होता भी है, ये 3 चीज़ें भी होती हैं तो फिर भी आप बच सकते हैं, एक्सेप्शंस वहाँ पे दिए गए हैं। अब ये एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं इनको हम देख लेते हैं, अपवाद कौन कौन से इनको देख लेते हैं। एक्ट ऑफ द गॉड, सबसे पहले जो एक्ट
किया हुआ जिसकी वजह से वो पानी आया, वो एक्ट ऑफ गॉड है। द एक्ट ऑफ गॉड इज द फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ डिफेंस ऑफ द प्रिंसिपल। सच इवेंट्स आर एक्ट ऑफ गॉड विद द एस्केप इज ड्यू टू विस मेजर, जिसको विस मेजर को ये लैटिन टर्म है, और द प्रिपरेशन ऑफ द सम सुपीरियर फोर्स बियॉन्ड रीजनेबल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन कंट्रोल। ऐसी कोई एक्ट हो जाता है जो कि ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है, जिसको आप जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप इसको रेल एंड वेसी फ्लेक्चर के केसेस में देखो, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी रिजर्वायर नहीं होता और वहाँ पे एक नेचुरल रिजर्वायर भी होता और वहाँ पे इतनी ज़ोर से बारिश होती और बारिश का पानी जो है फ्लेचर की मिल में घुस जाता, तो क्या वो स्टिल लायबल था? तब वो लायबल नहीं था, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड हो गया। यहाँ पे ह्यूमन जो है वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, और एक ऐसा इतनी ज़ोर से बारिश वहाँ पे हुई कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मिल के जो फ्लेचर की मिल है वहाँ पे पानी घुस जाएगा। तो एक्ट ऑफ गॉड जो है, भगवान के जो कृत्य, तो ऐसे कृत्य जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस और कंट्रोल से बाहर होते हैं, उनको एक्ट ऑफ गॉड को बोलते हैं। और एक्ट ऑफ गॉड के केसेस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकंड, आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एक्ट ऑफ द स्ट्रेंजर। और दूसरा यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में से बचने का तरीका ये है, क्योंकि आपकी नेग्लिजेंस भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपको जो है रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है, तो स्टिल आप बच सकते हैं। लेकिन आपको ये पॉइंट अगर आप प्रूव कर दें, तो इनमें से कोई भी पॉइंट प्रूव कर दें, तो पहला एक्ट ऑफ गॉड हो गया, जब आप ये बता दें कि इसमें मेरे कोई गलती नहीं है, बारिश हुई बड़ी ज़ोर से और बारिश का पानी ओवरफ्लो हुआ और जो है किसी के मिल में घुस गया। सेकंड, आपके पास अगर ये ग्राउंड है एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर की, मेरी कोई गलती नहीं है, किसी और पर्सन ने ये एक्ट किया हुआ है, तो डिफेंडेंट ने कोई एक्ट ना की करके कोई और पर्सन को एक्ट करता है, तो वहाँ पे बच सकता है। जैसे बॉक्स और जूब के केसेस में आप देखिए, वेयर द ड्रेनेज वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर आउटिंग फ्लो ऑफ द ओवर वाटर ऑफ द टैंक ऑफ द डिफेंडेंट। तो यहाँ पे एक ड्रेनेज बनाया गया ताकि डिफेंडेंट का पानी जो है सीधा निकल जाए। और यहाँ पे एक थर्ड पर्सन जो है उस ड्रेनेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो होता है और प्लेंटिव के घर में घुस जाता है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट ने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे थर्ड पर्सन ने कोई गलती की है, इसके लिए जो है प्लेंटिव को जो है रिस्पॉन्सिबल, जो उसकी लाइबिलिटी सेटल नहीं की जा सकती है। तीसरा, आपके पास थिंग्स नेचुरली ऑन लैंड। अगर आप अपनी ज़मीन पे कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि नेचुरल, वहाँ पे नेचुरल, अब मान लीजिए रेल एंड वेसी फ्लेचर के केसेस में वो रिजर्वायर ना बना के एक नेचुरल रिजर्वायर वहाँ पे पहले ही होता, और वो फिर उससे थ्रू जो है अपना पानी जो है अपनी मिल के लिए ले रहा होता, और वहाँ से सडनली जो है पानी जो है ओवरफ्लो होके जो फ्लेचर की मिल है वहाँ पे चला जाता, तो क्या वहाँ पे रेल एंड लाइबल था? नहीं था, क्योंकि वो चीज़ें नेचुरली वहाँ पे हो रही हैं। जो रिजर्वायर वहाँ पे बनाया गया है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, आपने खुद वहाँ पे खड्डा करके नहीं बनवाया। तो अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से बचना है तो आप प्रूव करेंगे कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो नेचुरली हुई हैं, इसमें मेरा कोई भी ह्यूमन पार्टिसिपेशन वहाँ पे कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव। तो ये तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, इसको तो आप समझते हैं कि अगर आपने खुद ही उस काम को करने की सहमति दी थी तो वहाँ पे फिर जो है प्लेंटिफ लायबल नहीं होगा। रेल एंड वेसी फ्लेचर के केसेस में अगर आप सोच के देखिए, वहाँ पे जो कोल मिल का मालिक जो फ्लेचर है वो उसको खुद कंसेंट देता है कि आप कोई बात नहीं है, आप जो है रिजर्वायर बना सकते हैं, अगर लॉस होगा तो मैं बेयर कर लूँगा। तो जहाँ पे प्लेंटिफ ने खुद वहाँ पे कंसेंट दी हुई है, वहाँ पे भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो रूल है वो फॉलो नहीं होता है। डिफ़ॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ, जहाँ पे प्लेंटिफ खुद डिफ़ॉल्ट करता है, तो वहाँ पे भी जो है लायबिलिटी जो है प्लेंटिफ की सेट नहीं हो सकती है। जैसे पॉन्टिक वर्सी नौकाश के केसेस में देखिए, जहाँ पे जो प्लेंटिफ का जो है एक घोड़ा है वो डिफेंडेड की ज़मीन पे चला जाता है, वहाँ पे कोई ऐसा घास खाता है जो कि पॉइजनस होता है और उसकी डेथ हो जाती है, अब वो उस पर केस लगाता है। तो अभी यार ना तो जो है डिफेंडेड की घास वो जो थी वो प्लेंटिफ की जगह पे गई, उसका एस्केप भी वहाँ पे नहीं हुआ, और उसको जो है अपने उस घोड़े को संभाल के रखना चाहिए था। तो जहाँ पे प्लेंटिफ खुद गलती कर रहा है वहाँ पे भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है। कॉमन बेनिफिट ऑफ द इंटरेस्ट, जहाँ पे आप किसी चीज़ को कॉमनली जो है यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप जो है पौड़ियाँ जो है कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, एक दिन पौड़ियाँ टूट जाती हैं और नीचे वाली बिल्डिंग के लोगों को नुकसान हो जाता है, तो क्या ऊपर वालों को आप जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर जो है लायबल बना देंगे? नहीं। तो जहाँ पे आप कॉमन पर्पस के लिए किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल जो है फॉलो नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक्ट ऑफ द गॉड,
तो एक्ट ऑथराइज बाय द लॉ, अगर आपको कोई काम करने की अथॉरिटी गवर्नमेंट के थ्रू या किसी रूल के थ्रू या किसी एक्ट के थ्रू मिली हुई है, तब भी जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंडर किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। केस आपके पास ग्रीन वर्सी चेल्सा वाटर वर्क्स के केसेस में देखिए, यहाँ पे जो डिफेंडेड था उसने पूरी सिटी को वाटर की सप्लाई करनी होती है, इसलिए वो पानी को इकट्ठा करता है, कोई टैंक वहाँ पे बनाया हुआ है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है और टैंक में एस्केप, उस वाटर का एस्केप हो जाता है, लोगों को इंजरी हो जाती है, प्लेंटिफ को भी इंजरी हो जाती है, तो क्या वहाँ पे उसको लाइबल बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी के साथ ही उस पानी को इकट्ठा कर रहा था, अपनी मर्जी से तो वो कर नहीं रहा था। तो यहाँ पे देखिए, वाटर वॉज एकमुलेटेड एज पर द अथॉरिटी ऑफ द स्टैट्यूट, गवर्नमेंट की लॉ की स्टैट्यूट के अंडर अथॉरिटी के अंडर वो काम कर रहा था। इट वॉज नॉट एट्रीब्यूटेड टू द डिफेंडेड ऑन नेग्लिजेंस, यहाँ पे डिफेंडेड का कोई भी नेग्लिजेंस नहीं था। तो ये है आपके पास रेलैंड वर्सी फ्लेचर का केस, और इसमें आपने देखा कि क्या 3 एलिमेंट्स वहाँ पे डाले गए जिसकी वजह से वहाँ पे रेलैंड की जो है नेग्लिजेंस नहीं भी होने की वजह से उसको लायबल बनाया गया। एक तो उसने एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी पॉसिबिलिटी है कि उसका एस्केप हो जाता है, और उसका बाद में एस्केप हुआ, जैसे वाटर वहाँ पे उसका एस्केप हुआ और उसका नॉन नेचुरल यूज़ वहाँ पे कर रहे थे और वहाँ पे किसी को कैजुअलिटी हो जाती है, तो स्टिल वहाँ पे रेलैंड की इंटेंशन कोई नहीं थी किसी को नुकसान पहुँचाने की, फिर भी फ्लेचर को वहाँ पे कॉम्पनसेशन पे डाला गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो एब्सोल्यूटली लायबिलिटी का भी कंसेप्ट जो है इंडिया में आया। MC मेहता बहुत ही बड़े लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के MC मेहता, मोहन चंद्र मेहता जी, जो जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने बड़े सारे केसेस ऐसे फाइट किए हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड उन्होंने बहुत ज़्यादा केस फाइल किए हैं। तो उन्होंने जो इंग्लैंड में जो रूल था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, उसको और स्ट्रिक्ट करने की जो है सुप्रीम कोर्ट के आगे दरखास्त की। उन्होंने बोला कि ये और स्ट्रिक्ट होना चाहिए और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का फॉर्मेट वहाँ पे लेके आए। अब ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है? देखिए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्लेंटिफ के लिए बचना, डिफेंडेड के लिए बचना जो है आसान हो जाता है। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में वहाँ पे कोई भी एक्सेप्शंस अवेलेबल नहीं है। आपने जितने भी एक्सेप्शन पढ़े, जैसे एक्ट ऑफ गॉड हो गया, या थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस हो गया, प्लेंटिफ का अपना कंसेंट था, या फिर लॉफुल अथॉरिटी थी, इन सभी केसेस में आपने देखा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर आपके एक्सेप्शंस हैं, बच भी सकते हैं। हालांकि आपकी नेग्लिजेंस नहीं थी, फिर वो आपको लायबल बनाया जाता है बड़े सारे केसेस में, लेकिन आपको बचने का चांस भी थी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आपको बचने का चांस नहीं था, चाहे वो एक्ट ऑफ लायबिलिटी था। इट मीन्स कि नो एक्सेप्शंस अवेलेबल इन द एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये कंसेप्ट जो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास। एक है हमारे पास MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, और दूसरा आपके पास यूनियन कार्बाइड का केस, तो आपने सुना ही होगा, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी भी बोला जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में आपको पता ही है, वहाँ पे एक भोपाल में एक जो है केमिकल इंडस्ट्री थी, जिसके जो मालिक थे वो एक अमेरिकन थे। वहाँ पे एक फर्टिलाइज़र बनता था और वहाँ पे केमिकल यूज़ होते थे। सडनली एक दिन केमिकल का जो है लीकेज हो गया, जिसकी वजह से लाखों हज़ारों लोग वहाँ पे मारे गए। और यहाँ पे अब गलती तो कोई वहाँ पे थी नहीं, तो आप ये भी बोल सकते थे कि हमारी कोई गलती नहीं थी, एक्ट ऑफ गॉड था, हमने गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी थी। लेकिन ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी दलील वहाँ पे नहीं मानी। एक ही सिद्धांत वहाँ पे फॉलो किया कि अगर आप अपने प्लेस में, अगर आप अपने लैंड में कोई ऐसी डेंजरस थिंग रखते हैं और उसका एस्केप होता है, चाहे वो उसका रिसाव हुआ या ना हुआ, वो बाहर गई या नहीं गई, आप अपने एरिया में कोई डेंजरस थिंग को कैरी किए हुए हैं और अगर वहाँ से किसी को नुकसान होता है तो वहाँ पे लायबल है। ये आपकी ड्यूटी है कि आप प्रिकॉशन बरतेंगे, और अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो इसके लिए हम जो है आपकी लायबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है, आप हमेशा जो है इसके लिए लायबल रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ केसेस हैं। देखिए, the fundamental basic principle of absolute liability is that the liability to taking due care is of the person who is possessing a dangerous hazardous things। कोई भी dangerous hazardous खतरनाक चीज़ें वो अपने प्लेस में होता है, जैसे फायर होगी, गैस होगी, पटाखे एक्सप्लोजिव्स हो गए, पेट्रोल हो गया, पॉइजन हो गया, लोडेड फायर आर्म्स हो गए। ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही खतरनाक होती हैं। अगर आप इनको अपने प्लेस में कैरी करते, चाहे आप गवर्नमेंट की परमिशन से ही कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरा प्रिकॉशन उनको बरतना है। अगर इनका एस्केप होता है या ये चीज़ें बाहर जाती है या इनसे किसी को नुकसान होता है,
तो फिर आपकी लाइबिलिटी वहाँ पे बनेगी ही बनेगी, और आपको वहाँ पे कोई एक्सेप्शंस भी नहीं दिया जाएगा लाइक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में फिर भी एक्सेप्शन थे, लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आपको कोई भी एक्सेप्शन वहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा एस्केप होना भी जरूरी नहीं। अगर हम डिफरेंस की बात करें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एस्केप जरूरी था। रेल एंड वेस्ली फ्लेचर के केस में देखा कि वाटर दूसरे के एरिया में गया तब भी लाइबिलिटी बनती थी, लेकिन इंडिया में जब इसको जो है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी माना गया हमारे इंडिया के केसेस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे उन्होंने एस्केप को जरूरी नहीं रखा। केमिकल से कोई भी फैक्ट्री, जैसे यूनियन कार्बाइड का केस था जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, तो उसमें जो गैस का रिसाव होने की वजह से जो लोग मरे, जो अंदर लोग जो मरे, तो अंदर वाले जो लोग थे चाहे बाहर वाले लोग थे, एस्केप हुआ या नहीं हुआ कोई फ़र्क वहाँ पे नहीं पड़ता है, लाइबिलिटी बनती है। और यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस नहीं है, मैंने आपको बता दिया एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होता। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आपने सारे एक्सेप्शंस देखे जो नीचे आपने पढ़े। इसके अलावा नेचुरल यूज़ हो या अननेचुरल यूज़ हो, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आपने देखा कि वहाँ पे नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ द लैंड होना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इंडिया में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का फॉर्मूला जो है वो माना गया, क्योंकि अब एडवांसमेंट हो गई है, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, वेलफेयर स्टेट है, बड़े सारे काम जो है गवर्नमेंट करती है, तो जो भी वो डेंजरस काम अगर वो कर रहे हैं तो उनका प्रिकॉशन भी उनको ही रखना ज़रूरी है। तो देखिए एक तो अगर हम रेल एंड वेस्ली फ्लेचर के केस में देखें तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थी, भोपाल गैस लीकेज में देखें तो वहाँ पे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कि वहाँ पे कोई भी एक्सेप्शंस वहाँ पे नहीं दिए गए। इसके अलावा एमसी मेहता के केसेस हैं जहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डिसाइड की गई। इंडियन काउंसिल फॉर द इन्वायरमेंट लीगल एक्शन यूनियन ऑफ इंडिया के केसेस में देखें तो देखिए राजस्थान में बड़ी सारी फैक्ट्री खोली गई, जैसे हिंदुस्तान एग्रो केमिकल्स, सिल्वर केमिकल्स, राजस्थान मल्टी फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेट इंडिया, ज्योति केमिकल्स, ये सारे जो है पोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे, और इन सभी फैक्ट्रीज को वहाँ पे जो है बंद करवाया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि वहाँ पे इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा था। तो इसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल था वो इंग्लैंड में था, लेकिन उसका ही जो है एक्स्ट्रा वर्जन जो है इंडिया में आया एज ए एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, कौन सी एलिमेंट और उसके क्या क्या एक्सेप्शंस वहाँ पे देखे आपने, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को भी आपने समझा और वहाँ पे डिफरेंस देखा कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई भी आपको एक्सेप्शंस नहीं मिलता है। इंडिया में जो है अब जब कोई आप डेंजरस थिंग्स कैरी करते हो तो वहाँ पे जो है हमेशा एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ही चलती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।